इस वीडियो के लिए हमने जो रिएक्शन सेलेक्ट किया है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी एक स्पेशल टाइप SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, जबकि इसके पिछले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 23 में हमने वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल बातें देखी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं SN1 रिएक्शन को, और बहुत सारी बातें मैं वहीं से रेफरेंस के तौर पे यूज करूँगा। तो SN1 रिएक्शन की जो फुल फॉर्म होती है, पहली बात तो SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म उल्टा पढ़ते हैं। SN1 है तो इसकी फुल फॉर्म होती है उल्टा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देखें तो दो तीन बातें सामने आती है। पहली यूनिमोलिकुलर, यानी इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगी। सेकेंड बात आती है न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल की हमें बेहतर समझ होनी चाहिए कि कौन सी न्यूक्लियोफाइल होती है, कैसे न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल में बहुत टाइप होते हैं, जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH है ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हुआ, या C2H5O निगेटिव ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हुआ। वहीं H2O जो हुआ ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ, या NH2 ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ। मेटल हाइड्राइड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल जनरली वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो किसी कंपाउंड को वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग अपना लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो RMgX है, ये यहाँ पे मेटल पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव होने के कारण ये R जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। और भी न्यूक्लियोफाइल देखें तो जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये सब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। SN1 रिएक्शन को बहुत अच्छा से समझने के लिए और इसके मतलब क्वेश्चन को अच्छा से करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कार्बोकेटाइन का रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। इन सब सारी चीज़ों की यदि अच्छा मतलब पकड़ हो तो वहाँ से हम SN1 रिएक्शन को अच्छा से कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है न्यूक्लियोफाइल, PHILE, न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। तीसरा है सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट की जानकारी होनी चाहिए कि SN1 रिएक्शन में किस तरह के सॉल्वेंट यूज किया जाता है। मोर स्पेसिफिक बोलें यहाँ पे तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं? इन जनरल वैसे सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन आती है कि एसिडिक हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानने का जो सिंपल तरीका है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे। SONI सोनी और ट्रिक, यानी सोनी ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं कि किन किन कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो पहला है सल्फ़र। यदि कभी सल्फ़र के साथ H आए तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, या ऑक्सीजन के साथ यदि कभी H आए तो उसको भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ यदि कभी H आए जैसे NH2 में तो इसको भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ट्रिक मतलब होता है यदि कभी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जो H होते हैं टर्मिनल की जगह पे, यानी टर्मिनल जैसे ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक ये कंपाउंड है C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो टर्मिनल है या टर्मिनल कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस तरह के कंपाउंड इन जनरल सॉल्वेंट के तौर पे इसे ही यूज़ किया जाता है। और जो SN1 में एक और दूसरा जो सॉल्वेंट आता है जैसे
वहाँ से एक्वस AgNO3, ये भी SN1 रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा कैटलाइज करता है। हम बाद में देखेंगे कि ये सब कैसे करता है, लेकिन इसको याद रखना है कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन का पहचानेंगे। और जो मतलब यदि कभी 2 - M ग्रुप है, जैसे मैंने वीडियो नंबर 23 में बताया था कि -M ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ जैसे 2 - M ग्रुप के बीच में यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, एक इस तरह, ये कंपाउंड जो है एक इस तरफ से -M ग्रुप है और एक इस तरफ से -M ग्रुप है, कीटोन है, और इसके बीच में हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और ये जो कंपाउंड होता है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यदि दे देते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये थकल्स रूल से, मतलब 4n+2 का जो रूल होता है, वहाँ से ये जो कंपाउंड बन जाता है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, जो कि हाइयर स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने का एक तो ये तरीका हुआ। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली एसिडिक हाइड्रोजन, या जिस पे वैसे सॉल्वेंट जिस पे चार्ज क्रिएट हो जाए वो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, जो प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन जो दे सके। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल, ये सब न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी के बारे में भी अच्छी यदि जानकारी हो तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो नेक्स्ट टाइम जो देखेंगे, अभी नेक्स्ट यानी वीडियो के फर्दर टाइम में कार्बोकेटाइन के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में देखेंगे, और सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे कि ये सारी बातें SN1 रिएक्शन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। पहली जो बात देखते हैं वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बारे में सबको मालूम है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसे कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बोकेटाइन में हम जो देखेंगे वो पहला है, एक तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे कि कार्बोकेटाइन के लिए रिंग एक्सपेंशन क्या होता है या रिंग कंट्रैक्शन क्या होता है। बी जो है, कार्बोकेटाइन के केस में शिफ्टिंग की पोजीशन या रीअरेंजमेंट क्या होती है, रीअरेंजमेंट। क्योंकि एक्चुअली जब हम SN1 रिएक्शन कर रहे होंगे तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन में जो मतलब कि इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, और उस कार्बोकेटाइन पे फिर हम एक सब्स्टिट्यूट कराएंगे न्यूक्लियोफाइल को। यदि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन के बारे में हमें पता ही नहीं है कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, उसकी मतलब उसकी कौन सी रीअरेंजमेंट पोजीशन के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन जो कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का वो हमेशा गलत पोजीशन पे ही कराएंगे। इसीलिए रिएक्शन को सही प्रोसीड करने के लिए हमें कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन के बारे में अच्छा से जानकारी होना चाहिए। और सिंपल बात बोलें तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री कार्बन पे सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री पे होता है, उसके बाद 1 डिग्री पे होता है। ये भी बात हमें याद रखना चाहिए, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन को समझने के लिए उसका रीअरेंजमेंट देखते हैं कि कार्बोकेटाइन पर रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, यानी कार्बोकेटाइन शिफ्ट किस तरह से करता है। तो पहला रीअरेंजमेंट लेते हैं, रीअरेंजमेंट का जो सिंपल कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे क्या होगा SN1 रिएक्शन में कि जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे बैलेंसी पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। इस तरह से हमें इंटरमीडिएट बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे जो होगा 4 पुराना चेन 1 और CH2 यहाँ पे होगा। अब बेसिकली यहाँ पे बाद में क्या होगा SN1 रिएक्शन में, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दिया जाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को इन जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है
NU के ऊपर में निगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एक्चुअली SN1 रिएक्शन में यही होगा कि पहला काम जो होगा, हमें कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब इस कार्बोकेटाइन पे ऐसा नहीं करेंगे कि इस न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवा दें। क्यों? क्योंकि हमें पता है नहीं ये जो कंपाउंड है या स्पीसीज जो बनी है इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है अपने आप में। ये रीअरेंज करके, जैसे यहाँ से ये रीअरेंज करके कि यहाँ पे कितनी डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे यदि आ जाए तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सीधे बनेगा। तो इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है कम स्टेबल है 3 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट करके रीअरेंज करके 3 डिग्री वाले पे आ जाता है, CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पे ये इस तरह से मतलब माइग्रेट करके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है। अब मैंने माइग्रेट यहाँ पे जो करा है, H को यहाँ पे भेज दिया और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ से बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। और क्वेश्चन अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मैंने हाइड्रोजन की क्यों यहाँ पे मतलब माइग्रेट कराया, CH3 को क्यों नहीं माइग्रेट कराया, तो CH3 भी माइग्रेट होगा। तो इसका माइग्रेशन का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे वहाँ पे हाइड्रोजन है भी या नहीं। उसके बाद जो देखेंगे R को देखेंगे, यानी अल्काइल को देखेंगे, अल्काइल ग्रुप वहाँ पे है भी नेक्स्ट, यानी जहाँ से हम माइग्रेट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो pH आता है, फिनाइल रिंग, कि वहाँ से pH माइग्रेट करने लायक है भी या नहीं। सिंपल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ये CH3 है C, और यहाँ पे एक pH लगा हुआ है, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2, ये एग्जांपल देखें। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन मान लेते हैं, SN1 रिएक्शन कर रहे थे वहाँ पे ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया, तो इसको माइग्रेट करा के हमें यहाँ पे लेके जाना है। अब क्वेश्चन है CH3 को माइग्रेट कराएं या pH को माइग्रेट कराएं। अब हमें ऐसे देखना, हमें हमेशा देखना चाहिए कि कार्बोकेटाइन जो माइग्रेट करवा रहे हैं उससे ज़्यादा स्टेबल बन भी रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होगा 3 डिग्री यहाँ पे बन रहा है उसको माइग्रेट करा के 1 डिग्री पे लेके आ जाए, क्योंकि 3 डिग्री पे पहले से ही ज़्यादा अस्टेबल था, इसीलिए हमें 1 डिग्री पे उस कंडीशन में नहीं लेके जाना है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, और इसको यदि माइग्रेट कराएं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसीलिए इस कंडीशन में माइग्रेशन पॉसिबल है। तब इसको यदि रीअरेंजमेंट कराएं, तो रीअरेंजमेंट कराने के लिए हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि CH3 को शिफ्ट कराएं या pH को शिफ्ट कराएं। तो यहाँ पे यदि ऑर्डर देखें तो pH से पहले हमें एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कराना चाहिए। तो यहाँ से ऑफकोर्स CH3 भी है और pH भी है। हाइड्रोजन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे जो शिफ्ट कराएंगे, इस स्टेप पे जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे R शिफ्ट या CH3 शिफ्ट, और CH3 शिफ्ट करा के यहाँ पे CH3 C, और यहाँ पे pH रहेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और ये CH3 शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाएगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये CH3, यानी ये जो कार्बोकेटाइन हुआ इसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला बात जो हमें याद रखना, ये माइग्रेशन का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। माइग्रेशन ऑर्डर, ये रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करने के बाद ज़्यादा स्टेबल बनेगा। नेक्स्ट जो आता है कार्बोकेटाइन में भी, वो होता है रिंग एक्सपेंशन, कि रिंग एक्सपेंशन का कंसेप्ट का कभी यूज करेंगे। तो ये जो था वो अपना था रिंग एक्सपेंशन। बेसिकली होता क्या है कि 5 या 6 मेंबर के एक्सो कार्बन एटम पे, जैसे ये रहा, ये 5 मेंबर रिंग है, और इसके जस्ट आगे वाला जो कार्बन है उस पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये मैंने वो लाइन वाली जो मतलब होती है ना वो बनाई है, यानी बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये किसी कंपाउंड के लिए। तो यहाँ से ये एक्चुअली ये होता क्या है कि ये रिंग एक्सपेंड कर जाता है, और ये रिंग एक्सपेंड करके इस तरह का स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेता है। यानी यही रिंग एक्सपेंड करके ये 6 मेंबर रिंग बना दिया, रिंग एक्सपेंड करके।
एक्चुअली ये जो है यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये 1 डिग्री है और यहाँ पे ये 2 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, रिंग एक्सपेंसन होता है। तो रिंग एक्सपेंसन की कंडीशन क्या होती है, यदि मतलब कभी भी 5 या 6 मेंबर रिंग पे या किसी भी एक्सो कार्बन एटम पे, इसको एक्सो कार्बन एटम बोलते हैं, यानी रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन, एक्सो कार्बन, यानी कभी भी एक्सो कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमेशा रिंग एक्सपेंड करेगा ही। और रिंग एक्सपेंसन में जो मतलब रिंग बनेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग होगा 6 मेंबर, उसके बाद रिंग होती है 5 मेंबर, उसके बाद होती है 7 मेंबर रिंग, और उसके बाद 4 और 3 नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो रिंग एक्सपेंसन की यानी कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही साथ मतलब कि 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है एक्सपेंड करके, एक ही साथ 6 भी मेंबर रिंग एक्सपेंड करके बन रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम प्रेफर करेंगे पहले 6 मेंबर को एक्सपेंड कराएं, उसके बाद यदि पॉसिबल हो तो 5 मेंबर को एक्सपेंड करा सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से आप बेहतर समझोगे। अब रिंग एक्सपेंसन करेंगे कैसे, तो रिंग एक्सपेंसन का सिंपल जो तरीका है, यहाँ से जैसे ये कंपाउंड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे 1 दे देंगे, और उसके बाद जो एक्सो कार्बन एटम से जहाँ से अटैच होगा जिस रिंग से, तो उसको 2 दे देंगे, और 3 उस तरफ देंगे जहाँ पे स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। अगर मान लें यहाँ पे +m रहता तो +m कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें एक और बात हमें लिखना चाहिए कार्बोकेटाइन की इसकी स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाता है। बेसिकली हम यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, और 1, 2 और 3 जो नंबर जो देंगे किधर भी दे सकते हैं, यहाँ पे 3 नंबर दे दिए। तो बेसिकली इसका रिंग एक्सपेंशन जो होगा, इसमें क्या करते हैं, 2, 3 को तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देना है और 1, 3 को जोड़ देना है, यानी 2, 3 का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देना है और 1, 3 का जो बॉन्ड है उसको जोड़ देना है, ये याद रखना चाहिए। तो यहाँ से जो मतलब कि बाद में जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। 2, 3 तो टूट गया, अब इसको दिखाना नहीं है, और 1, 3 को जोड़ देना है। और पॉजिटिव चार्ज जो जाएगा हमेशा सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, ये याद रखना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन ये, यहाँ पे चूँकि सिमेट्रिकल स्पीसीज बन रही है इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी कंपाउंड को यदि अच्छा से बना दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर वाली है, तो यहाँ से ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, जो कि यहाँ पे यही था। तो इस तरह से मैं रिंग एक्सपेंशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी कंडीशन, जैसे रिंग एक्सपेंशन का ही एक प्रॉब्लम है, जैसे ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ये रिंग एक्सपेंड करेगा। अब कैसे रिंग एक्सपेंड करेगा, सबसे पहला काम है तो चेक करेंगे किसके एक्सो कार्बन एटम पे ये पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये एक साइकिलिंग रिंग है तो इसके एक्सो कार्बन एटम पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3 इस तरह से बनाना है, और 2, 3 को तोड़ना है, 1, 3 को जोड़ देना है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा इस तरफ वाला तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से इस तरह से जाएगा, और ये इस तरह से गया, और यहाँ से ये इस तरह से गया, इस तरह से गया, और यहाँ से ये आया, और 1, 3 को हमें जोड़ना है और 2, 3 को नहीं बनाना है, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, यानी 2 पे पॉजिटिव चार्ज पहुँचाना है, 2, 3 को जोड़ना है, 1, 3 को जोड़ दें, 2, 3 को तोड़ना है, 1, 3 को जोड़ देना है, और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। मैंने वही किया, यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब फिर से देखें इस कंपाउंड जो बना है, तो इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग इसके एक्सो कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये रिंग एक्सपेंड करेगा। तो कैसे करेगा, 1, 2, 3 इधर भी दे सकते हैं, इधर देने में अच्छा है। अब यहाँ से फिर क्या करना है कि 2, 3 को तोड़ना है, 1, 3 को जोड़ना है, और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये इस तरह से है, ये इस तरह से, और यहाँ से जो है ये 2 पोजीशन पे पहले तो पॉजिटिव चार्ज देना है, और यहाँ से ये ऐसे 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 आगे गया, और यहाँ से ये, और यहाँ से 1, 3 को जोड़ देना है, तो ये 1, 3 ऐसे जुड़ गया। और इसी कंपाउंड को यदि सुंदर से बना ले
ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इसका मतलब है यही जो कंपाउंड था इसका हाइयर स्टेबल फॉर्म ये कंपाउंड है। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगी SN1 रिएक्शन में इस कार्बन पे इस पॉजिटिव चार्ज की करस्पॉन्डिंग होगी, ना कि इस पॉजिटिव चार्ज की करस्पॉन्डिंग। यदि इसके करस्पॉन्डिंग करवा देते तो आंसर गलत आ जाता। तो यानी यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल जो होगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब ज़्यादा स्टेबिलिटी ये गेन नहीं कर सकती ये कंपाउंड। तो हमें रिंग एक्सपेंशन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो बात थी ऐड किया था मैंने भी, वो था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। सी जो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले चीज़ जाती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M पे डिपेंड करती है। +M मैंने पिछले वीडियो नंबर 23 में बताया था कि +M जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। दूसरा बात होता है +I पे भी डिपेंड करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। बेसिकली कार्बोकेटाइन जो होता है C पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए इस पे बनता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी को देने के लिए हमें ऐसे ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन दे। तो यहाँ पे +M और +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ये तो पहला बात हुआ, ये दूसरा बात हुआ। तीसरा बात हुआ हाइपर कंजुगेशन से भी बढ़ता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की। चौथा बात होता है यदि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में हो तो उसकी भी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे एक ये कंपाउंड है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये कंपाउंड है। अब पूछें यदि फर्स्ट और सेकेंड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में या फिर बोले तो रेजोनेंस में, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये मतलब +M के बारे में बता दिए, +I के बारे में बता दिया, रेजोनेंस के बारे में बता दिया। और हाइपर कंजुगेशन जो होता है ये तो अलग ही कंसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली बेकरनाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में देखें तो हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो है, खैर इसको छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, क्योंकि SN1 में ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ज़रूरत जो पड़ेगा सिंपल +M और +I का ज़रूरत पड़ेगा SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो शायद अब हम SN1 को समझने के लायक हो चुके हैं कि SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। एक और जो बात रह गई थी वो थी रिंग कंट्रैक्शन, यानी रिंग सिकुड़ भी जाती है। रिंग हमेशा इन जनरल बोले तो 4 मेंबर रिंग पे यदि सीधे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो सिकुड़ के 3 मेंबर रिंग हो जाती है। अब सिकुड़ेगी कैसे? तो इसके लिए भी वही कंसेप्ट करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे 1 देंगे, उसके बाद 2 देंगे और उसके बाद 3 देंगे। 2 3 को तोड़ देंगे, 1 3 को जोड़ देंगे और 2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये इस तरह का कंपाउंड है। 1 3 को जोड़ेंगे, 2 3 को तोड़ देंगे और 2 पे पॉजिटिव चार्ज देंगे। ये इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड जो होता है ये सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में 47% पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जबकि ये ही 48% पाया जाता है। यानी 4 मेंबर वाली रिंग जो होगी वो कंट्रैक्ट करके हमेशा 3 मेंबर में चली जाएगी इस तरह की रिंग में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है सॉल्यूशन में
इसकी एग्जिस्टेंस भी 47% और 48% होती है। तो ये भी बात हमें याद रखना चाहिए कि यदि कभी इस तरह का बेसिकली SN1 रिएक्शन का यदि देखें सिंपल, यदि यहाँ से तो होगा क्या, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्वस AgNO3 दे देंगे। बाद में हम बताएंगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। सिंपल अभी तो सिंपल हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो होता है Ag वो Cl को लेके यहाँ पे सबसे पहला काम जो करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और सेकेंड काम जो होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का जनरेशन और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन। उस पर SN1 2 स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट में कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं और सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल इसी पे सब्सटीट्यूट करा देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो कार्बोकेटाइन बना है पहले इसको स्टेबल फॉर्म में लेके जाएंगे। इसी स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि +M प्लस हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इन सब का इफेक्ट देखेंगे। क्या कभी रिंग एक्सपेंड कर रहा है या कभी रिंग कंट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा हमें पता है कि ये बनेगा, तो ये सॉल्यूशन में 47% बनेगा, जबकि यही रिंग कंट्रैक्ट करके इस तरह का कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे इस पर कराएंगे, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये कंपाउंड बनेगा, ना कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस तरह का बनता। ये गलत था और ये सही था। NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब SN1 रिएक्शन को समझने के लिए इतनी सारी बातें को हमें एक साथ जानना जरूरी है, मतलब उसके बाद ही हम समझ सकते हैं SN1 रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा। वीडियो की टाइमिंग वैसे ही 27 मिनट हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम से सीधे हम SN1 रिएक्शन पे जाके SN1 रिएक्शन को शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही।